नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। उन गहरी काली आंखों में झांकते हुए उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया वही सिमट गई है। उस खामोशी और सुकून के बीच अगस्त्य की नज़रें नंदिनी की आंखों से फिसलकर उसके कांपते हुए गुलाबी होठों पर जा टिकी। उस भारी तनाव और शरीर के से बहते खून के बीच भी अगस्त्य के अंदर का वो पजेसिव आशिक जाग उठा था। उसने नंदिनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से और करीब से थाम लिया। उसकी गर्म और भारी सांसें नंदिनी के चेहरे से टकराने लगी। अगस्त्य ने अपनी आंखें आधी बंद की और अपने होठ नंदिनी के होठों से मिलाने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि अगस्त्य के होठ उसे छू पाते, नंदिनी ने अपना एक हाथ झटके से अगस्त्य के सीने पर रखा और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। अगस्त्य झटके से रुका। उसने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक के पल के लिए हैरानी थी, जो तुरंत ही उस खूंखार माफिया बॉस वाले गुस्से में बदल गई। उसने अपनी सर्द और जानलेवा आंखों से नंदिनी को ऐसे घूरा जैसे सोच रहा हो कि किसी की उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हो सकती है। लेकिन नंदिनी अब वो पुरानी डरी सहमी लड़की नहीं थी। उसने भी अपनी आंखें बड़ी की और अगस्त्य को उससे भी दो गुनी ताकत और तेवर के साथ घूरना शुरू कर दिया। ये अपनी खूंखार आंखें किसी और को दिखाइएगा अगस्त्य रायजादा। नंदिनी ने अपनी उंगली सीधे अगस्त्य के चेहरे के सामने तान दी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मालकिन वाली सख्ती और डांट थी कि गाड़ी का ड्राइवर भी शीशे में देखकर सहम गया। चुपचाप सीधे बैठिए। आपका सिर फटा हुआ है, कंधे से खून बह रहा है और आपको रोमांस सूझ रहा है। जब तक हवेली पहुंचकर आपका पूरा इलाज नहीं हो जाता, आपके सिर पर ठीक से पट्टी नहीं बन जाती, आप मुझे टच भी नहीं करेंगे। समझ गए आप? एकदम दूर रहिए मुझसे। अगस्त्य का जबड़ा सख्त हो गया। एक पल के लिए गाड़ी के अंदर का तापमान जैसे शून्य से नीचे चला गया। वो अगस्त्य रायजादा जिसके एक इशारे पर शहर की सांसें रुक जाती थी, उसे एक लड़की उंगली दिखाकर ऑर्डर दे रही थी और उसे घूर रही थी। अगस्त्य अपनी उन गहरी और खतरनाक आंखों से उसे लगातार घूरता रहा। वो देखना चाहता था कि नंदिनी की ये हिम्मत कितनी देर टिकती है। लेकिन नंदिनी पलक झपकाए बिना पूरे हक और जिद के साथ उसे घूरती रही। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो उसकी जान की परवाह में इस वक्त दुनिया की किसी भी ताकत से भिड़ सकती है। और फिर वो हुआ जो शायद इस दुनिया ने कभी नहीं देखा था। अगस्त्य के चेहरे की वो सख्ती अचानक पिघलने लगी। उसकी आंखों का वो खूंखार गुस्सा एक अजीब सी नमी और सुकून में बदल गया। उसके होठों के किनारे हल्के से मुड़े और फिर अंडरवर्ल्ड का सबसे बेरहम बादशाह मुस्कुरा दिया। ये कोई उसकी वो शैतानी या डरावनी स्माइल नहीं थी। ये एक बेहद सच्ची, मासूम और इतनी क्यूट स्माइल थी कि नंदिनी का सारा गुस्सा एक ही पल में हवा हो गया। उस खून और थकान से सने चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान देखकर नंदिनी के दिल ने जैसे एक बीट मिस कर दी। उसके गालों पर अचानक शर्म की एक हल्की सी लाली छा गई। वो इंसान जो शैतान कहलाता था, वो इस वक्त इतना निहत्था और खूबसूरत लग रहा था कि जिंदगी नंदिनी चाह कर भी उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। ठीक है मालकिन, अगस्त्य ने अपनी उन नशीली और भारी आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना सिर पीछे सीट पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसके होठों पर वो प्यारी सी मुस्कान अभी भी खेल रही थी। पहले इलाज, फिर टच। लेकिन याद रखना, हवेली पहुंचने के बाद जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, तो तुम अपने इस नो टचिंग वाले रूल के पीछे छुप नहीं पाओगी। नंदिनी ने झट से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन खिड़की के शीशे में देखते हुए वो खुद भी अपनी उस बेवकूफ़ी भरी प्यारी सी स्माइल को रोक नहीं पाई। 15 मिनट बाद गाड़ी हवेली के पोर्च में रुकी। हवेली का पूरा स्टाफ और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर्स की टीम वहां पहले से मौजूद थी। स्ट्रेचर तैयार था। डॉक्टर भागते हुए आगे आया। मिस्टर रायजादा, प्लीज़ आप स्ट्रेचर पर लेट जाइए। आपको बहुत खून बह चुका है। हमें तुरंत
पीछे हटो, अगस्त्य ने डॉक्टर को अपनी सर्द आंखों से घूरते हुए कहा। उसने स्ट्रेचर को लात मारकर किनारे किया और नंदिनी को अपनी बाहों में उठाए हुए हवेली के अंदर चला गया। नंदिनी उसे फटी आंखों से देख रही थी। अभी डील कुछ और हुई थी ना, फिर ये सब। वही पूरा हॉल सन था। जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो अपनी उस लड़की को गोद में उठाए सीढ़ियों चढ़ रहा था, जैसे वो कोई फूल हो। वहीं अगस्त्य ने नंदिनी को बेडरूम के बड़े से मखमली बिस्तर पर बहुत ही आराम से बैठाया। डॉक्टर और विक्रम पीछे पीछे कमरे में आ गए। इसकी कलाइयों पर पट्टी बांधो, अगस्त्य के पास रखी एक कुर्सी पर भारी सांस लेते हुए बैठते हुए डॉक्टर को हुक्म दिया, और बहुत आराम से। अगर इसे ज़रा सा भी दर्द हुआ तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। डॉक्टर कांपने लगा। वो नंदिनी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि नंदिनी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। आप अंधे हैं क्या डॉक्टर साहब? नंदिनी ने बिल्कुल अपने पुराने और बातूनी अवतार में आ गई। उसने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, इनके सिर से इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, खून से इनकी शर्ट लाल हो गई है, और आप मेरी ये मामूली सी खरोच देखने आ रहे हैं। पहले इनके सिर पर पट्टी बांधिए। मैडम, बॉस का हुक्म है, डॉक्टर पसीना पोंछते हुए बोला। बॉस गए भाड़ में। नंदिनी ने अगस्त्य की तरफ देखा। आप चुपचाप यहाँ बैठेंगे और पहले पट्टी बंधवाएंगे, और अगर आपने डॉक्टर को डराने की कोशिश की तो मैं सच में ये घर छोड़कर अपने मोहल्ले चली जाऊंगी। विक्रम और करण जो दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने अपनी सांसें रोक ली। अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक माफिया को भाड़ में जाने और घर छोड़ने की धमकी। अगस्त्य का जबड़ा सख्त हो गया। उसने अपनी गहरी सा आंखों से नंदिनी को देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर अगस्त्य ने एक लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ सिर टिका दिया। करो अपना काम डॉक्टर, अगस्त्य ने आंखें बंद करते हुए खुरदरी आवाज में कहा। लेकिन जल्दी, करण ने बाहर निकलते हुए विक्रम के कान में फुसफुसाया। भाई, ये लड़की तो सच में बॉस की भी बॉस बन गई है। डॉक्टर ने डरते डरते अगस्त्य के सिर का घाव साफ किया और वहाँ कुछ टाँके लगाकर पट्टी बांध दी। उसके बाद उसने नंदिनी की कलाइयों पर मरहम लगाया। मिस्टर रायजादा, आपको पेन किलर्स दे दिए हैं। आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, वरना आपको बुखार। बाहर जाओ, अगस्त्य ने बिना आंखें खोले कहा। डॉक्टर और बाकी लोग तुरंत कमरा खाली कर गए। अब उस विशाल बेडरूम में सिर्फ वो दोनों थे। नंदिनी धीरे से उठकर अगस्त्य के पास आई। अगस्त्य कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था। उसका चौड़ा सीना भारी सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। नंदिनी ने अपने कांपते हुए हाथों से अगस्त्य की खून से सनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। अगस्त्य ने झटके से अपनी आंखें खोली और नंदिनी की कलाइयों को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत ढीली और मुलायम थी। मैं कर लूँगा, अगस्त्य ने कहा। चुपचाप बैठिए, नंदिनी ने अधिकार के साथ कहा। उसने अगस्त्य के हाथ हटाए और उसकी शर्ट उतार दी। अगस्त्य का वो कसरती और पुरानों जख्मों से भरा शरीर अब नंदिनी के सामने था। नंदिनी ने पास रखे एक गर्म पानी के बाउल में तौलिया भिगोया और बहुत ही नरमी से अगस्त्य के सीने और कंधों पर लगा खून साफ करने लगी। तौलिए की वो गर्म और नाजुक छुअन अगस्त्य के रोम रोम में एक अजीब सी राहत पैदा कर रही थी। वो अपनी गहरी सुलगती आंखों से बस नंदिनी के चेहरे को घूर रहा था। नंदिनी की आंखें उसके सीने पर टिके घावों पर थी, और उन घावों को देखकर उसके चेहरे पर जो दर्द था वो अगस्त्य के लिए किसी इबादत से कम नहीं था। जब नंदिनी उसके दिल के पास लगे एक पुराने घाव को साफ कर रही थी तो अगस्त्य ने अपना हाथ उठाया और नंदिनी की कमर में डालकर उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। नंदिनी सीधा अगस्त्य के दोनों पैरों के बीच आ गई और उसका शरीर अगस्त्य के नंगे सीने से टकरा गया। अगस्त्य, नंदिनी के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। उसके हाथ अभी भी अगस्त्य के कंधों पर थे। मुझे लगा तुम मुझे पट्टी बंधवाने के लिए डांट रही थी। अगस्त्य ने अपना चेहरा नंदिनी के पेट के पास ले जाते हुए एक बेहद नशीले और भारी आवाज में कहा। लेकिन तुम तो
मेरे कपड़े उतारने के बहाने ढूंढ रही थी। नंदिनी का चेहरा एक सेकंड में आग की तरह लाल हो गया। शर्म के मारे उसकी आंखें झुक गई। आप कितने गंदे इंसान हैं। मैं तो बस आपका खून साफ कर रही थी। मुझे क्या शौक लगा है आपका ये खड़ूस और डरावना शरीर देखने का। अगस्त्य की एक हल्की शैतानी हंसी कमरे में गूंजी। उसने नंदिनी को अपनी गोद में खींच लिया। नंदिनी ने झटपटाने की कोशिश की। अरे क्या कर रहे हैं? आपके सिर में टाके लगे हैं, आपको दर्द होगा। मेरा असली दर्द तुम हो नंदिनी। अगस्त्य ने अपने फौलादी हाथों से नंदिनी का चेहरा थाम लिया। उसकी आवाज़ में अब कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक जुनून था जो नंदिनी की रूह तक पहुंच रहा था। जब तुम उस बेसमेंट में थी, जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, वो खौफ मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दर्द था। मेरे जिस्म पर लगे ये घाव कुछ नहीं है। तुम मेरी सांसों की मालकिन बन चुकी हो। नंदिनी की आंखों में फिर से पानी आ गया। उसने अपने दोनों हाथ अगस्त्य के बालों में उलझा दिए और उसके माथे से अपना माथा टिका दिया। मैं कहीं नहीं जा रही अगस्त्य। मैं आपकी हूँ, आपके इस खूंखार गुस्से की, आपके इन जख्मों की, आपकी हर चीज़ की हिस्सेदार हूँ। अगस्त्य ने अब कोई इंतज़ार नहीं किया। उसने अपने होठ नंदिनी के होठों पर रख दिए। लेकिन ये किस कल रात जैसा वहशी या दर्द से भरा नहीं था, जिसमें एक अजीब सा ठहराव था। एक ऐसा नशा था जो दोनों के सारे खौफ और थकान को मिटा रहा था। अगस्त्य के होठ बहुत ही पजेसिव और गहरे तरीके से नंदिनी के होठों को चूम रहे थे। उसके रफ और भारी हाथ नंदिनी की कमर को सहलाते हुए उसकी नंगी पीठ तक पहुँचे। नंदिनी के मुंह से एक मीठी सी आह निकली और उसने अपने होठों को अगस्त्य के होठों पर पूरी तरह से सौंप दिया। अगस्त्य ने उसे चूमते हुए ही अपनी कुर्सी से उठाया और कदमों को बिस्तर की तरफ ले गया। उसे अपने सिर के दर्द या अपने शरीर के घावों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए उस वक्त सिर्फ उसकी बाहों में मचलती हुई उसकी वो चुलबुली लड़की मायने रखती थी, जिसने उस खूंखार शैतान को प्यार के नशे में पूरी तरह से पागल कर दिया था। बिस्तर के मखमली गद्दे पर गिरते ही नंदिनी की सांसें पूरी तरह उलझ गई। अगस्त्य का भारी, कसरती और गर्म शरीर अब उसके बिल्कुल ऊपर था। उसने होठ अभी भी नंदिनी के होठों को एक मीठे और वहशी जुनून के साथ चूम रहे थे। अगस्त्य के एक हाथ ने नंदिनी की कमर को जकड़ रखा था और दूसरे हाथ की उंगलियां उसके बालों में गहराई तक उलझी हुई थी। उस किस का नशा इतना गहरा था कि नंदिनी खुद को भूलती जा रही थी। लेकिन तभी उसके हाथ अचानक अगस्त्य के कंधे के उस हिस्से पर पड़े जहां बिजली के झटके के गहरे नीले निशान थे। अगस्त्य के मुंह से एक बहुत ही हल्की सी दब चुकी सिसकी निकली। नंदिनी झटके से होश में आ गई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ अगस्त्य के नंगे सीने पर रखे और उसे हल्का सा पीछे की तरफ धकेल कर अपने होठ आज़ाद किए। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। अगस्त्य रुकिए। नंदिनी का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसका चेहरा लाल था, लेकिन आंखों में एक सख्त डांट थी। आप सच में पागल हो गए हैं क्या? अभी 2 मिनट पहले उस बेचारे डॉक्टर ने कहा था कि आपको पेन किलर दिया है, आपको आराम की ज़रूरत है, बुखार आ सकता है आपको। अगस्त्य ने अपनी आधी खुली सुलगती हुई आंखों से नंदिनी को देखा। उसके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक बेकाबू प्यार थी। उसने अपनी नाक नंदिनी की नाक से रगड़ी और एक बेहद भारी खुरदरी आवाज़ में फुसफुसाया, डॉक्टर मेरी धड़कनें नहीं चलाता, तुम चलाती हो, और मेरा बुखार तो इस वक्त तुम बढ़ा रही हो। आप ना एकदम ढीठ है। नंदिनी ने चिढ़ते हुए अपना मुंह मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगस्त्य ने अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा वापस अपनी तरफ घुमा लिया। चुपचाप उधर लेट जाइए। अगर आपके टाँके खुल गए या खून फिर से बहने लगा ना, तो मैं सच में आपको छोड़कर नीचे हॉल में सोने चली जाऊंगी। मुझे डर लगता है आपको ऐसे देखकर। नंदिनी की आंखों में सच में वो डर और परवाह छलक रही थी। अगस्त्य की वो शैतानी मुस्कान
थोड़ी कम हुई। उसने देखा कि उसकी इस चुलबुली लड़की के चेहरे पर अभी भी कल रात का वो खौफ और थकान बाकी है। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली और अपना सारा वजन नंदिनी के ऊपर से हटाते हुए उसके बिल्कुल बगल में लेट गया। लेकिन उसने नंदिनी को खुद से दूर नहीं किया। उसने अपने फौलादी हाथ से नंदिनी की कमर को पकड़ा और उसे खींचकर अपने बिल्कुल करीब अपनी बाहों में समेट लिया। ठीक है, नहीं कर रहा रोमांस, अगस्त्य ने नंदिनी के सिर को अपने सीने पर रखते हुए बहुत ही नर्म लहजे में कहा। लेकिन नीचे हॉल में जाने की बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। तुम यही रहोगी, मेरे दिल के बिल्कुल पास। नंदिनी ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपना एक हाथ अगस्त्य के पेट पर रखा और अपना चेहरा उसके सीने से में छुपा लिया। अगस्त्य के दिल की तेज धड़कनें उसे साफ सुनाई दे रही थी। कमरे में कुछ पलों के लिए एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर बारिश की हल्की आवाज़ और उसकी भारी सांसें गूंज रही थी। नंदिनी को लगा कि पेन किलर की वजह से शायद अगस्त्य सो गया है। उसने बहुत धीरे से अपना चेहरा उठाया ताकि अगस्त्य को देख सके, लेकिन अगस्त्य सोया नहीं था। उसकी वो गहरी काली आंखें अभी भी बिना पलक झपकाए नंदिनी को ही चेहरे को घूर रही थी। आप सोए नहीं? नंदिनी ने धीमी आवाज में पूछा। तुम्हें देखते हुए नींद कैसे आ सकती है? अगस्त्य ने अपना हाथ धीरे से उठाया और अपनी रफ उंगलियों के पिछले हिस्से से नंदिनी के गालों को सहलाने लगा। उसकी छुअन में इतनी आग थी कि नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। आपने अभी कहा था कि आप रोमांस नहीं करेंगे, नंदिनी ने अपनी आंखें चुराते हुए शर्मा कर कहा। उसकी आवाज़ अब डांटने वाली नहीं बल्कि पिघलती हुई थी। मैंने कहा था मैं अपनी हद पार नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें छूने में मुझे दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता। अगस्त्य की उंगलियां अब नंदिनी के गालों से फिसलकर उसकी कॉलर बोन तक आ गई थी। नंदिनी की सांसें फिर से भारी होने लगी। अगस्त्य का अंगूठा बहुत ही नज़ाकत से नंदिनी के निचले होठ को सहलाने लगा। तुम्हें पता है, अगस्त्य की आवाज़ अब एक नशीले फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। जब मैं उस बेसमेंट में अंधेरे में था, मुझे सिर्फ तुम्हारे इन होठों की याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं आज इन्हें नहीं चूम पाया तो मेरी सांसें वहीं रुक जाएगी। ये शब्द इतने गहरे और खौफनाक हद तक सच्चे थे कि नंदिनी का सारा कंट्रोल टूट गया। उसका रूल, उसकी डांट, सब कुछ इस इंसान के बेपनाह प्यार के आगे घुटने टेक चुका था। नंदिनी ने खुद आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ अगस्त्य के चेहरे पर रखे। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तो फिर चूम लीजिए ना, नंदिनी ने कांपते हुए होठों से कहा। किसने रोका है आपको? अगस्त्य की आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। उसने अब कोई इंतज़ार नहीं किया। उसने नंदिनी को पलटकर वापस अपने नीचे किया, इस बार इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि उसके घावों का वजन नंदिनी पर ना पड़े। उसके होठ नंदिनी के होठों पर टूट पड़े, लेकिन इस बार कोई जंगलीपन नहीं था। इस बार उसके किस में एक ऐसा ठहराव, एक ऐसा नशा था जो सीधे रूह में उतर रहा था। अगस्त्य बहुत ही आराम से लेकिन पूरी शिद्दत से के साथ नंदिनी के होठों को रस पी रहा था। उसके रफ हाथ नंदिनी की पीठ को ऐसे सहला रहे थे जैसे कोई अपना सबसे नाजुक और कीमती खजाना छू रहा हो। नंदिनी के मुंह से एक मीठी सी आह निकली। उसने अपनी उंगलियां अगस्त्य के बालों में फंसा ली, ठीक उसकी पट्टी के नीचे। दर्द, खौफ, थकान, सब कुछ उस बिस्तर पर उन दोनों के बीच की उस आग में जलकर राख हो रहा था। जब अगस्त्य अपने होठों को नंदिनी के होठों से हटाकर उसकी गर्दन की तरफ ले गया और वहां अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए हल्के हल्के किस करने लगा, तो नंदिनी का पूरा शरीर खुशी और नशे से कांपने लगा। वो पूरी तरह से अपने शैतान की बाहों में पिघल चुकी थी। अगली सुबह हवेली के बाहर का खौफनाक तूफान और रात का वो सारा खून खराबा अब एक शांत और खूबसूरत सुबह में बदल चुका था। बेडरूम के भारी खिड़कियों से छन कर आ रही धूप सीधे उस विशाल मखमली बिस्तर पर पड़ रहे थे। बिस्तर पर सिल्क की चादरें बुरी तरह उलझ रही थी। अगस्त्य पीठ के बल लेटा हुआ था। उसके सिर पर अभी भी वो सफ़ेद पट्टी बंधी थी
और उसका चौड़ा नंगा सीना भारी सांसों के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। और उस सीने पर अपना सिर रखे बिल्कुल किसी छोटी सी बच्ची की तरह नंदिनी बेफिक्र होकर सो रही थी। उसका एक पैर अगस्त्य के पैरों में उलझा हुआ था और उसके नाजुक हाथ अगस्त्य की कमर को ऐसे जकड़े हुए थे जैसे कोई अपना सबसे कीमती खजाना छुपा रहा हो। अगस्त्य की नींद हमेशा की तरह सबसे पहले खुली। उसने अपनी गहरी और सुलगती हुई आंखें खोली। उसके पूरे शरीर में टाकों और घावों का मीठा सा दर्द था, लेकिन उसकी बाहों में जो सुकून था उसके आगे वो दर्द कुछ भी नहीं था। अगस्त्य ने अपना एक भारी हाथ उठाया और नंदिनी के बिखरे हुए बालों को बहुत ही नज़ाकत के साथ उसके चेहरे से हटाया। सोते हुए नंदिनी का चेहरा इतना मासूम और खूबसूरत लग रहा था कि अगस्त्य के अंदर का वो खूंखार शैतान पूरी तरह से पिघल गया। उसकी नज़र नंदिनी के होठों पर गई, जो कल रात के उस जंगली प्यार की वजह से अभी भी हल्के सूजे हुए और लाल थे। अगस्त्य से रहा नहीं गया। उसने अपना चेहरा थोड़ा नीचे किया और नंदिनी के माथे पर एक बहुत ही गहरा, गर्म और पॉजिटिव किस दिया। फिर उसके होठ नंदिनी के गालों को चूमते हुए उसकी गर्दन के उस हिस्से पर गए जहां कल रात उसने अपने दांतों से वो लाल निशान बनाया था। अगस्त्य की उस गर्म और रफ छुअन से नंदिनी की नींद टूटने लगी। उसके मुंह से एक हल्की सी नशीली आह निकली। उसने आंखें खोले बिना ही अपना चेहरा अगस्त्य की गर्दन में और भी ज़्यादा छुपा लिया। बस भी कीजिए ना, नंदिनी ने नींद में ही अपनी मीठी और चुलबुली आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है और आप है कि सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। एकदम जंगली इंसान। अगस्त्य की एक भारी और शैतानी हंसी उसके सीने में गूंजी, जो नंदिनी को साफ महसूस हुई। जंगली हूँ, तभी तो तुम इतनी शांति से मेरी बाहों में सो रही हो। अगस्त्य ने अपने फौलादी हाथों से नंदिनी की कमर को और कसकर जकड़ लिया और उसे अपने बिल्कुल ऊपर खींच लिया। नंदिनी का पूरा शरीर अब अगस्त्य के ऊपर था। नंदिनी ने झटके से अपनी आंखें खोली। अगस्त्य का चेहरा उसके चेहरे के बस 1 इंच की दूरी पर था। उसकी आंखों में वो खौफनाक लेकिन मदहोश कर देने वाला जुनून था जो नंदिनी की धड़कनों को 1 सेकंड में आसमान पर पहुंचा देता था। अगस्त्य, आपके टाके। नंदिनी ने घबराकर उसके सिर की तरफ देखा। टाकों को बाहर में जाने दो, अगस्त्य ने खुरदरी आवाज में फुसफुसाया। उसने अपना एक हाथ नंदिनी की गर्दन के पीछे रखा और उसे नीचे खींचकर अपने होठ उसके होठों से मिला दिए। ये सुबह का किस था, बहुत ही धीमा, गहरा और ऐसा नशीला कि नंदिनी के दिमाग के सारे तार सुन पड़ गए। वो भी सारी शिकायतें भूलकर उस प्यार के समंदर में डूबने लगी। अगस्त्य के हाथ उसकी पीठ को सहला रहे थे और उनका रोमांस अपनी सारी हदें पार करने ही वाला था कि बेडरूम का भारी दरवाज़ा किसी ने बिना नॉक किए पूरी ताकत से धक्का मारकर खोल दिया। अगस्त्य रायज़ादा, ये क्या बेशर्मी चल रही है मेरे घर में। दरवाजे पर एक बेहद कड़क, रौबदार और तेज आवाज़ गूंजी। नंदिनी के कानों में जैसे ही वो आवाज़ पड़ी, उसका दिल सीधा उसके पेट में जाकर गिरा। वो झटके से अगस्त्य के ऊपर से पलटी। खौफ से मारे उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई कि बाहर ही आ जाए। उसने झटके से खुद को अगस्त्य से अलग किया। दरवाजे पर 60-65 साल की लेकिन बेहद शाही अंदाज वाली देवयानी रायज़ादा खड़ी थी, अगस्त्य की दादी। वो हवेली से दूर अपने दूसरे मेंशन में रहती थी और उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगस्त्य और नंदिनी एक साथ रह रहे हैं। बिस्तर पर अपने खूंखार पोते को इस तरह एक लड़की के साथ रोमांस करते देख दादी का दिल अंदर ही अंदर खुशी से नाच उठा था। चलो, आखिरकार इस पत्थर दिल लड़के को भी किसी ने प्यार करना सिखा दिया। अब जल्दी ही पर पोते का मुंह भी देखने को मिल जाएगा। दादी ने मन ही मन सोचा और खुशी से फूले नहीं समाई। लेकिन बाहर से उन्होंने अपना वो कड़क और डरावना रूप बिल्कुल बरकरार रखा। तुम दोनों को ज़रा भी शर्म नहीं आती? दादी ने अपनी चांदी की मूठ वाली छड़ी ज़मीन पर ज़ोर से ठोकी। बिना शादी के एक ही बिस्तर पर ये क्या तमाशा लगा रखा है। नंदिनी का चेहरा एक ही पल में टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो गया। शर्म के मारे वो पानी पानी हो चुकी थी।
उसने झट से वो रेशमी चादर खींची और खुद को गले तक ढक लिया। उसका बस चलता तो वो उसी वक्त ज़मीन फाड़कर अंदर समा जाती। चादर के अंदर छुपते ही नंदिनी का दिमाग किसी जनरेटर की तरह चालू हो गया और वो अगस्त्य की तरफ खिसक कर उसे कोहनी मारते हुए दबी हुई लेकिन फुल स्पीड वाली आवाज़ में बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, धरती फट क्यों नहीं जाती और मैं उसमें समा क्यों नहीं जाती? मतलब इन्हें अभी आना था। अरे 24 घंटे होते हैं एक दिन में, लेकिन दादी जी की एंट्री का टाइम एकदम यही वाला फिक्स क्यों था? और आप तो मुझे पक्का अपने साथ मरवाएंगे। मैंने कहा था ना कि छोड़िए, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन नहीं, आपको तो दुनिया जहान का रोमांस इसी वक्त करना था। अब देखिए आ गई ना दादी जी, आपको तो कोई शर्म है नहीं, गुंडों की तरह एकदम बेशर्म होना सीना तान के लेटे हैं। पर मेरी तो इज्जत का पूरा फालूदा बन गया ना। अब दादी जी क्या सोचेगी मेरे बारे में? यही ना कि कितनी चालू और ढीठ लड़की है, बिना शादी के ही पोते के कमरे में डेरा डाल लिया। मेरी मम्मी को पता चला तो वो तो मुझे बेलन से मार मार के मेरा नक्शा बिगाड़ देंगी। मुझे तो लग रहा है दादी जी आपकी दूसरी टांग तोड़ने से पहले मेरी ही गर्दन तोड़ देंगी। मैं बता रही हूँ अगस्त्य, अगर उन्होंने मुझे हवेली से बाहर निकाला तो मैं आपका ये पट्टी बंधा हुआ सिर फोड़ दूंगी। नंदिनी चादर के अंदर से ही अगस्त्य के पैर पर लगातार हल्की हल्की लात मार रही थी और घबराहट में बिना रुके मशीन गन की तरह अपनी बकवास किए जा रही थी। दादी की नज़र चादर में छुपी हुई कांपती और अंदर ही अंदर कुछ फुसफुसाती हुई नंदिनी पर गई। उनका कड़क चेहरा अचानक एकदम नर्म पड़ गया और आंखों में बहुत सारा प्यार छलक आया। अरे नंदिनी बेटा, दादी की आवाज़ में अब कोई गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी मिठास थी। तुम क्यों डर रही हो मेरी प्यारी बच्ची? तुम बाहर निकलो, ये डर तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे पता है तुम कितनी सीधी और मासूम हो। इस जंगली जानवर ने ही तुम्हें परेशान कर रखा होगा। नंदिनी ने डरते डरते चादर से अपना चेहरा थोड़ा सा बाहर निकाला और अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से दादी को देखा। दादी, दादी जी, प्राण परमान, वो हम मतलब मैं तो बस, नंदिनी हड़बड़ाहट में फिर से हकलाने लगी, मैं तो बस इनके घाव देख रही थी। हाँ, वो कल रात इतना खून बहा ना, तो मैंने सोचा, मतलब डॉक्टर ने कहा था ना ध्यान रखने को, तो मैं बस ध्यान रख रही थी। सच में दादी जी, मुझे सब पता है बेटा, और मुझे ये भी पता है कि ये घाव की देखभाल और कौन कर रहा था। दादी ने अपनी हंसी मुश्किल से छुपाते हुए कहा और फिर झटके से अगस्त्य की तरफ मुड़ी। उनका चेहरा फिर से सख्त हो गया। और तुझे शर्म नहीं आती? इतनी चोट लगी है, सिर से खून बह रहा है, और तुझे यहाँ मेरी इतनी प्यारी बच्ची को सुबह सुबह तंग करना है? अगस्त्य ने एक गहरी और चिढ़ से भरी सांस ली। उसे इस दुनिया में किसी चीज़ का खौफ नहीं था, बल्कि उसे इस बात का गुस्सा था कि दादी ने इतने अच्छे पल को खराब कर दिया। उसने चादर के अंदर सिकुड़ी हुई नंदिनी को अपनी तरफ और खींच लिया और बिना किसी शर्म के बोला, दादी, मेरी प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ है या नहीं? आप ऐसे बिना नॉक किए? बोलते बोलते अगस्त्य की नज़र दरवाजे पर दादी से ठीक पीछे खड़े विक्रम पर गई। विक्रम अपना सिर झुकाए खड़ा था, जैसे कह रहा हो, बॉस, मेरी कोई गलती नहीं है, दादी को रोकना मेरे बस की बात नहीं। अगस्त्य ने अपने सर्द और गुस्से भरी आंखों से विक्रम को ऐसे घूरा कि विक्रम की बची कुची जान भी सूख गई। विक्रम, तुम दरवाजे पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि दादी आ रही है। बॉस, वो दादी जी को मैं कैसे रोकता? विक्रम ने हकलाते हुए कहा। तू मेरे आदमियों को डराना बंद कर, दादी ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। प्राइवेसी की आग लगे, माना तुम दोनों साथ रह रहे हो, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बिना शादी के सारी हदें पर पार कर दो। तुम दोनों को जल्द से जल्द शादी करनी होगी। शादी? नंदिनी के मुंह से हड़बड़ाहट में निकला। वो हैरानी से
कभी दादी को तो कभी अगस्त्य को देखने लगी। शादी ही ना? अगस्त्य ने बेहद कैजुअल और चिढ़े हुए अंदाज में कहा, जैसे वो कोई व्यापार की डील पक्की कर रहा हो। उसने सीधे विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, अभी के अभी मेरे वकील को फ़ोन लगाओ और उसे हवेली बुलाओ, मैरिज पेपर्स तैयार करवाओ। हम आज ही साइन करेंगे, बात ख़त्म। अगस्त्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादी ने आगे बढ़कर अपनी छड़ी सीधा अगस्त्य के पैर पर दे मारी। आह दादी, क्या कर रही है? अगस्त्य ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पैर पीछे खींचा। वकील को बुलाएगा तू? दादी गुस्से से चिल्लाई। मेरा एक ही पोता है तू, कोई चोरी छिपे कागजों वाली शादी नहीं होगी। मैं रायजादा खानदान की बहू ला रही हूँ। पूरी रीति रिवाजों के साथ, हल्दी मेहंदी, ढोल नगाड़े और 7 फेरों के साथ शादी होगी तुम्हारी। नंदिनी की आंखें फटी रह गई। पूरे 7 फेरे? लेकिन दादी जी, इतने सारे फंक्शन, और अभी तो इनकी तबीयत भी। दादी तुरंत नंदिनी के पास आई और बहुत ही प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। तुम चिंता मत करो बेटा, तुमने इस खूंखार राक्षस को सुधार कर मुझ पर तो जो एहसान किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगी। इस घर की रौनक तुम ही हो, लेकिन शादी होने तक। दादी ने फिर से पलटकर अगस्त्य को घूरा। जब तक तुम दोनों फेरे नहीं ले लेते, तुम दोनों एक कमरे में नहीं रहोगे। क्या बकवास है ये? अगस्त्य का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो मेरी होने वाली पत्नी है दादी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी मेरे पास। बकवास तेरा दिमाग है, दादी ने उसे बीच में ही झपट दिया। आज से नंदिनी मेरे साथ मेरे वाले कमरे में रहेगी, और अगर तूने रात के अंधेरे में इसके कमरे के आसपास भटकने की भी कोशिश की ना अगस्त्य, तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी, समझ गया तू? अगस्त्य का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो बार बार अपने बालों में हाथ फेर रहा था। उसका वो खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन वाला रुतबा उसकी अपनी ही दादी के सामने ज़ीरो हो चुका था। दादी की ये डांट सुनकर चादर में छुपी हुई नंदिनी के होठों पर अचानक एक बड़ी सी शरारती मुस्कान आ गई। उसे अंदर ही अंदर इतनी खुशी हो रही थी कि बता नहीं सकती। चलो, कोई तो है इस हवेली में जो इस खूंखार माफिया की बोलती बंद कर सकता है। एकदम सही डांटा दादी जी ने। बहुत दादागिरी दिखाते हैं ना मुझ पर। अब आया ऊंच पहाड़ के नीचे। नंदिनी ने खुशी से मन ही मन सोचा। उसे अगस्त्य का इस तरह डांट खाना बहुत क्यूट और मज़ेदार लग रहा था। नंदिनी बेटा, दादी ने प्यार से कहा, तुम आराम से तैयार होकर नीचे आ जाना। मैं पंडित जी को बुलवा रही हूँ, और आपकी माँ से भी बात करनी है ना। और तू, दादी ने अगस्त्य की तरफ देखा, चुपचाप अपना इलाज करवा और आराम कर। दादी अपना रौबदार हुक्म सुनाकर विक्रम के साथ कमरे से बाहर चली गई। कमरे में अब एकदम सन्नाटा था। अगस्त्य गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। नंदिनी ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो अपनी हंसी रोकने के लिए अपने होठों को कसकर दबा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में की चमक अब कुछ बयां कर रही थी। अगस्त्य ने अपनी गहरी और सुलगती हुई आंखों से नंदिनी को देखा। तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना मुझे डांट खाते हुए देखकर? नंदिनी ने पहले बहुत मासूमियत से अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर वो खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी वो हंसी पूरे कमरे में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। क्या करूँ अगस्त्य? नंदिनी ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। आप हमेशा मुझ पर इतना चिल्लाते हैं, पूरी दुनिया पर अपना हुक्म चलाते हैं। आज आपको ऐसे दादी जी के सामने भीगी बिल्ली बने हुए देखकर मुझे सच में बहुत सुकून मिल रहा है। दादी जी ने बिल्कुल सही किया। अब चुपचाप आराम कीजिए। मैं जा रही हूँ अपना कमरा बदलने। नंदिनी मुस्कुराते हुए बेहद खुश होकर बिस्तर से उठने लगी, लेकिन वो भूल गई थी कि वो किसके साथ खेल रही है। तभी अगस्त्य ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे एक ही झटके में खींचकर वापस बिस्तर पर गिरा लिया। अगले ही सेकंड अगस्त्य उसके बिल्कुल ऊपर था। उसकी आंखों में अब वो चिढ़ नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खूंखार, पजेसिव और नशीली चमक थी। नंदिनी की हंसी अचानक गायब हो गई। उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई। तुम एक बात भूल रही हो, होने वाली मिसेस रायजादा। अगस्त्य ने अपना चेहरा नंदिनी के कान के बिल्कुल पास झुकाया। उसकी गर्म सांसें नंदिनी की गर्दन को छू रही थी।
दादी ने कहा है कि हम एक कमरे में नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से नहीं आ सकता। नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। अगस्त्य, दादी ने कहा था कि वो आपकी टांग तोड़ देंगी। मेरी दोनों टांगों टूट जाएगी तब भी मैं रेंगता हुआ तुम्हारे पास ही आऊँगा नंदिनी। अगस्त्य ने अपनी रफ उंगलियों से नंदिनी के गाल को सहलाते हुए एक बेहद नशीले और भारी आवाज़ में फुसफुसाया, ये 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मैं दिन के उजाले में भी तुम्हें इतना चिपकूंगा कि तुम्हारा ये जो टमाटर जैसा लाल चेहरा है ना, ये ऐसा ही रहेगा। बच सको तो बच लेना। नंदिनी के दिल में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। शर्म से उसने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन उसके होठों पर एक ऐसी खूबसूरत मुस्कान आ गई जिसे वो खुद से भी नहीं छुपा पाई। अगस्त्य ने उसके माथे पर एक गहरा किस दिया और फिर उसे आज़ाद कर दिया। हवेली का माहौल अब खून खराबे और मौत के खौफ से हटकर उस खौफनाक शैतान की इस क्रेजी क्रेजी रोमांटिक और ड्रामे से भरी शादी की तरफ मोड़ ले चुका था। दुनिया का सबसे खूंखार माफिया अब दूल्हा बनने की तैयारी में था और उसकी रानी उसकी हर सांस पर राज करने वाली थी। अगर आपको बड़े चैप्टर्स की कहानियाँ चाहिए तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी पूरे करवा दीजिए। धन्यवाद।